हे एवरीवन, माय नेम इज़ पल्लवी ओझा एंड जैसे कि आप जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स ने कुछ 3-4 दिन पहले इंफॉर्मेशन शेयर की थी कि एफकेट के फॉर्म जल्द ही फिल होना स्टार्ट होंगे। फाइनली आज 1 दिसंबर से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। वो क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वाइल फिलिंग योर फॉर्म, बिफोर योर प्रिपरेशन, बिफोर गिविंग दिस एग्ज़ाम, चलिए डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने है भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स का ही नोटिफिकेशन जो आज आपका डिस्क्लोज हो चुका है, पब्लिश हो चुका है। ये वीडियो आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ नोटिफिकेशन कैरी करेगा। दूसरे पार्ट में मैं आपके साथ में जो है कैसे फॉर्म फिल करते हैं वो शेयर करूंगी और तीसरे पार्ट में क्या क्या मेडिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं इंडियन एयरफोर्स में अप्लाई करने के लिए वो सब डिस्कस करेंगे। ये तीनों ही चीज़ें बहुत क्रूशियल है एज आई सेड मेडिकल स्टैंडर्ड्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं विजन के रिगार्डिंग, कोई और अगर इशू हो तो नॉक नी हुआ, फ्लैट फुट हुआ, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे हमारे पार्ट 3 में। चलिए डिस्कस करते हैं। सो एफकेट एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, ये आपका जो अगले साल 2022 में फरवरी में एग्जाम होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक आपके फॉर्म्स ओपन रहेंगे, आप फिल कर सकते हैं। मेरा एडवाइस यही रहेगा कि 1 से 7 तारीख के बीच में फॉर्म भर दीजिए। एक बहुत बड़ा हेडेक होता है फॉर्म फिल करके अपना फ्री हो जाइए, ठीक है। अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूं तो एग्ज़ाम इस बार कंपैरेटिवली जल्दी है। हम जनरली आपके फरवरी में एग्ज़ाम 18 से 28 फरवरी या 29 फरवरी के बीच में होता है। इस बार एक हफ्ता पहले है, तो 3 दिन आजकल पिछले 2-3 बार से स्टार्ट कर दिया, ये 3 दिन एग्जाम करवाने लग गए हैं 3 डिफरेंट डेज पे। तो 12 फरवरी, 13 फरवरी और 14 फरवरी किसी भी डेट में किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम आ सकता है। एक दिन में 2 शिफ्ट्स होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए एलिजिबिलिटी देखते हैं। Candidates are applying for the examination should ensure that they fulfill all the eligibility, चाहे वो रिटन एग्जाम की हो या एसएसबी, जब आप अपना एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड में जाएंगे तो ठीक है। ओके, तो वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं। एंट्री कौन कौन सी है, ब्रांच कौन कौन सी है, कोर्स नंबर वगैरह ये सब डिस्कस करते हैं। तो एफकेट एंट्री है। फ्लाइंग एंट्री की अगर मैं बात करूँ तो मैन एंड वुमेन ऑफकोर्स दोनों के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन रहता है फ्लाइंग के लिए। और वैकेंसी अगर बात करूं तो मेन एंड वुमेन दोनों मिला के जो है 77 वैकेंसी आई है। उसके बाद में होता है ग्राउंड ड्यूटी होती है, ये तो फ्लाइंग हुआ, ये ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल होता है जिसमें कौन कौन एलिजिबल है। ऑल दी इंजीनियर्स, बीटेक इन एरोनॉटिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो यस परमानेंट कमीशन है मेन की, और वुमेन अगर अप्लाई करना चाहे कर सकती है, बिल्कुल शॉर्ट सर्विस कमीशन रहेगी फॉर नाउ। बट हाउएवर यू नो कि अभी बात चल रही है कि आपका परमानेंट कमीशन, ऑफ कोर्स बात क्या चल रही है, दैट इज ऑलमोस्ट कंफर्म्ड, राइट। इसमें अगर आप देखें तो जो ये AEL है, ठीक है, AEL के अंदर आपको परमानेंट कमीशन में 19 वैकेंसी और शॉर्ट सर्विस कमीशन में 76 है। और AEM जो है मैकेनिकल जो है, इसमें आप देख सकते हैं परमानेंट कमीशन में 7 और SSC में 27 है, 27 है। ओके, फिर मैं अगर कहूँ ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, जो BCom होंगे या जिन्होंने BSc किया होगा नॉर्मल, ठीक है, या BA वाले बच्चे होंगे, वो क्या कर सकते हैं। तो आप जो है परमानेंट कमीशन मेन और वुमेन दोनों है इसके अंदर, परमानेंट कमीशन मेन की और शॉर्ट सर्विस कमीशन मेन और वुमेन दोनों की है। इसमें देखिए 3 होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव होता है जिसमें कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आती है, तो यहाँ पे परमानेंट कमीशन जो सिर्फ बॉयज़ की होगी उनके लिए 10 वैकेंसीज है, और शॉर्ट सर्विस कमीशन मैन एंड वुमेन दोनों मिला के जो है 41 है, तो इसमें कुछ सीट्स वुमेन की भी रहेगी। फिर लॉजिस्टिक्स होता है। लॉजिस्टिक्स में परमानेंट कमीशन 8 सीट्स है और शॉर्ट सर्विस कमीशन 31 सीट्स है, ठीक है, मेन एंड वुमेन मिला के। परमानेंट कमीशन की बात करूँ तो मेन ही कंसिडर करिएगा। और ये अकाउंट्स, बेसिकली मैं बताऊंगी कि अकाउंट्स किसके लिए होते हैं। एज आई से BCom, मेनली BCom, ठीक है, उसके अलावा और भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे BBA होता है, BSc विद फिनेंस होता है, वो हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। तो इसमें परमानेंट कमीशन 4 सीट्स है और शॉर्ट सर्विस कमीशन 17 सीट्स है। देन एक NCC स्पेशल एंट्री भी है। वो सारे कैंडिडेट्स ने जिनके पास में एयर विंग थी अपने स्कूल कॉलेज के अंदर, वो फ्लाइंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं इफ एलिजिबल, ठीक है।
परमानेंट कमीशन फॉर मेन एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर मेन एंड वुमेन बोथ। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप जानते हैं कि CDSE का एग्जाम सिर्फ आर्मी के लिए नहीं होता है, एयरफोर्स और नेवल अकेडमी दोनों के लिए होता है। तो 10% सीट्स जो है वो CDSE के लिए रखी जाती है। 10% सीट्स आर रिजर्व आउट ऑफ CDSE वैकेंसीज फॉर परमानेंट कमीशन और 10% सीट्स एफकेट वैकेंसी में शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए NCC एंट्री वाले बच्चों के लिए रखा जाता है। मतलब एयरफोर्स ने परमानेंट कमीशन में जितनी भी सीटें निकाली है, वैकेंसीज निकाली, उसका 10% चंक जो है वो NCC वाले बच्चों के लिए रखते हैं जो डायरेक्ट एंट्री देने आते हैं, डायरेक्ट SSB देने आते हैं। और एफकेट के अंदर भी जब आप जाएंगे एफकेट में AFSP के अंदर तो आप देखेंगे कि वहाँ पे वो पूछेंगे कि NCC एंट्री पूछा जाएगा कि NCC एंट्री वाले कौन से हैं। ठीक है, ओके। तो अब बता दूं कि टाइप ऑफ कमीशन क्या है। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि इस बार जो एग्जाम हो रहा है आपका उसमें मेटलर्जिकल और एजुकेशन ब्रांच जो सिर्फ मास्टर्स वाले बच्चे ही अपीयर कर सकते हैं, जिनके पास मास्टर्स की डिग्री होती है, वो इस बार इन्होंने वैकेंसी नहीं निकाली है। ठीक है, परमानेंट कमीशन फॉर मेन कैंडिडेट्स ज्वाइनिंग एज परमानेंट कमिश्नर वुड रैंक टू देयर इस रिस्पेक्टिव, जो भी मैंने आपको बता दिया है कि AEL है, AEM है। ठीक है, शॉर्ट सर्विस कमीशन में भी आप फ्लाइंग ब्रांच है मेन विमेन के लिए, परमानेंट कमीशन तो आप समझ गए हैं, और फ्लाइंग ब्रांच के अंदर शॉर्ट सर्विस कमीशन भी है। ये इससे दोनों पुरुष और महिलाओं के लिए है। ठीक है, 10+4 ईयर्स का आप जानते हैं कि एक्सटेंशन होता है। ये यहाँ पे नॉन एक्सटेंडेबल शो कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन में ही जाना चाहते हैं तो आप 14 साल तक सर्व कर सकते हैं। बाकी परमानेंट कमीशन लेट्स सी कि अभी तक तो देखिए वीमेन के लिए नहीं ही लिखा हुआ है, बट फ्यूचर में कुछ चेंजेस आपको पता लग जाएंगे। फॉर नाउ हम कंसिडर करेंगे वुमेन आर ओनली एलिजिबल फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन। ठीक है, उसके अलावा 10+4 ईयर्स का जैसे कि आप जानते हैं ये होगा। इसके अंदर एलिजिबिलिटी देखते हैं, हर बच्चे को सिटीजन होनी चाहिए इंडिया के। ठीक है, अनलाइक CDSE जहाँ पे नेपाल के भी आप जानते हैं कि सिटीजन हो सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ इंडियन होने चाहिए। अगर आप एफकेट या NCC एंट्री से, CDSE का तो अलग फॉर्म फिल किया जाता है, एफकेट की बात करें, एफकेट से अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं, NCC के लिए भी फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मैं NCC वाला यहाँ पे नहीं बताऊंगी, सिर्फ एफकेट की बात करते हैं, तो आप 20 से 24 साल के बीच में होने चाहिए। मतलब आपका जो जन्म है वो आपका 1 जनवरी 2023 को ओके, क्योंकि अभी एग्जाम होगा, इसका जो कमेंस होगा कोर्स का वो जनवरी 2023 में होगा, क्योंकि आप जानते हैं पूरा ये 2022 का साल जो है आपका बहुत सारी AFSBs होंगी, फिर आपकी मेडिकल्स होंगे, फिर मेरिट लिस्ट आएगी, फाइनली आपका 2023 में जाके ये कोर्स चालू होगा। ठीक है, ट्रेनिंग चालू होगी। तो 1 जनवरी 2023 को आप 20 से 24 साल के बीच में होने चाहिए। मतलब अब आप जो है एग्जाम देते हुए 2 जनवरी 1999 से 1 जनवरी 2003 तक आप होने चाहिए। ठीक है, बेसिकली 1 जनवरी 2023 के अंदर। ठीक है, तो आपका इतना आप एलिजिबल होने चाहिए। मतलब यू शुड बी बॉर्न बिटवीन 1999 टू 2003। ठीक है, ये डेट्स आप ध्यान, दिस इज फॉर फ्लाइंग एंट्री, फ्लाइंग। ओके, अगर आपके पास में कमर्शियल पायलट है, लाइसेंस है, ठीक है, DGCA के द्वारा, ओके, तो आपके पास में 26 ईयर्स तक, मतलब यू विल गेट 2 एक्स्ट्रा ईयर्स का बेनिफिट यहाँ पे। ठीक है, मतलब आप 1 जनवरी 2003 से लेके 2 जनवरी 1997 तक बॉर्न हो सकते हैं। मतलब 2 साल का एक्सटेंशन मिल गया आपको फॉर फ्लाइंग ब्रांच। अब आइए चलते हैं ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। यहाँ पे जो है 20 से 26 साल आपकी उम्र हो सकती है। मतलब कि 1 जनवरी 2023 को आप, तो अभी जो भी आई कैन से 25 तक, ठीक है, 25 से ऊपर नहीं होने चाहिए राइट नाउ। ठीक है, 25 तक वाले लोग जो है, जो 24 के अंदर रन कर रहे हैं, दे कैन अपीयर फॉर दिस एग्जाम डेफिनेटली। तो 1 जनवरी 2023 को आप 2 जनवरी 1987 से 1 जनवरी 2003 के बीच बॉर्न होने चाहिए। तो अब आप देख लो, ठीक है, ओके, 1 जनवरी 2023 की बात कर रहे हैं, 23, मतलब अभी आप अगर 97 बॉर्न है तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं, देयर इज नो इशू। ठीक है, 97 बॉर्न होने चाहिए आप 2 जनवरी से। तो जिसका 1 जनवरी पे बर्थडे है तो ही इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम, रिमेंबर दैट। मैरिटल स्टेटस की बात करते हैं, 25 साल की कम उम्र के जितने भी कैंडिडेट्स होंगे दे शुड बी अनमैरिड।
विडोज, विडोअर्स, डाइवोर्सेस कोई भी एलिजिबल नहीं है। यस, आप ना ही अपने पूरे कोर्स के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान, एसएसबी की प्रोसेस के दौरान यू कैन नॉट गेट मैरिड। इंगेज्ड हो सकते बट मैरिड नहीं हो सकते हो, ठीक है। देन ऑल दी कैंडिडेट्स अबव द एज ऑफ 25, जो कि अबव 25 ईयर्स ऑफ एज है, दे आर एलिजिबल, मतलब वो मैरिड एलिजिबल है। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा है जिसके पास डीजीसीए का लाइसेंस है, वो 26 साल का, इज मैरिड, ही कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर फ्लाइंग ब्रांच। बट अगेन उनको अपनी ट्रेनिंग के दौरान कोई भी फैमिली अकोमोडेशन नहीं मिलेगा, रिमेंबर दैट। देन आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, आपके 10th मार्कशीट, 10th क्लास की मार्कशीट, या फिर आपके 12th क्लास के जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है, या फिर आपके यूनिवर्सिटी में आपका एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ लिखा होना चाहिए। मतलब यही 3 चीज़ें हैं जो एक्सेप्टेबल है, ठीक है, वाइल कंसीडरिंग योर बर्थ डेट। कोई भी हॉरोस्कोप से कोई सर्टिफिकेट लेके आ रहे हो, कोई एडिशनल एफिडेविट लेके आ रहे हो, कोई आप म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से अपना लेके आ रहे हो बर्थ सर्टिफिकेट, तो वो यहाँ पे अलाउड नहीं होगा। उसके अलावा अगर आपके पास में इन केस द मेट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट आपके उसमें डेट ऑफ बर्थ शो ही नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आपको अपने in such a case a candidate must possess a self-attested certificate copy from the headmaster, principal of your college, of your school, ठीक है, from where you have passed your matriculation higher secondary examination showing that the date of his or her birthday exact as per आपने अपना फॉर्म फिल करते हुए शो किया। मान लीजिए आपकी क्लास 12th में आपके मेरिट मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है, ना ही 12th के अंदर है, तो आप जितने भी कॉलेज में जो बच्चे हो, आप क्या करोगे, अपने स्कूल जाओगे और वहाँ से अपने प्रिंसिपल, हेडमास्टर या जो भी हेड ऑफ योर इंस्टीट्यूट है, उनसे आप एक एप्लीकेशन लिख के उस पर उनका सिग्नेचर करवा के लाओगे। उनका लिखा हुआ होना चाहिए कि येस द एक्चुअल डेट ऑफ दिस किड इज दिस दिस दिस, जो आपने अपने फॉर्म फिलिंग में भी लिखा होगा। देन candidate should note that only the date of birth as recorded per your mark sheet in your 10th standard or 12th standard will be considered here. तो डेट ऑफ बर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख सकते हो कि एलिजिबिलिटी में डेट भी कंसीडर किया गया, तो बी वेरी केयरफुल ऑफ दिस थिंग। चलिए, अगर अब मैं बात करती हूँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट थिंग, आपके पास में PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जिसको हम नॉन मेडिकल भी बोलते हैं, वो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैथ्स और फिजिक्स ज़रूरी है 12th लेवल पे। और आपके 12th में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, कम से कम 50% मार्क्स। ये हो गया। अब आप जानते हैं कि एफकेट जो होते हैं सिर्फ ग्रेजुएट से अपेयर कर सकते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, राइट। तो 12th की तो बात कर ली। अब इसके साथ में आपके ग्रेजुएशन में कम से कम 60% मार्क्स परसेंटेज होने चाहिए, ये बात होगी। अब ये ग्रेजुएशन आप जानते हैं जनरली जो 3 ईयर कोर्स होता है, BSc, BA, BCom, उसके अलावा आपने अगर बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या BTech किया हुआ है, जो कि 4 ईयर कोर्स होता है, उस पर भी आपको आपके जो टोटल 8 सेमेस्टर्स या 4 ईयर्स होते हैं उसमें 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर ये भी नहीं है, मान लीजिए आपके पास में आपने 12th किया है, अगर आपके पास में आपने सेक्शन A जो प्रोजेक्ट सबमिशन होता है, सेक्शन B जो कि प्रॉपर रिटन एग्जामिनेशन होता है, एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स जो कोलकाता में है, अगर आपने ये क्लियर किया है तो भी आप, एंड दैट टू विद 60%, रिमेंबर, ठीक है। अगर आपने ये क्लियर किया है और अगर आपने एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से 60% अगर आपने कवर किया है, तो मतलब 12th में तो 50% PCM में होना चाहिए फॉर फ्लाइंग ब्रांच। उसके अलावा ये 3 और ऑप्शन है, 4 ऑप्शन आपके पास और है। तो ये बात होगी फ्लाइंग ब्रांच के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी अगर टेक्निकल ब्रांच में करना हो, जो कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स है, AEL, ठीक है। इसमें जो है आपके पास में फिजिक्स और मैथ्स बिल्कुल होनी चाहिए क्लास 12th में विद 50%, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट आपके पास में
मिनिमम 4 ईयर डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है तो ऑफकोर्स बीटेक होगा, ठीक है। या फिर तो आपके पास में होना चाहिए मिनिमम 4 ईयर डिग्री ग्रेजुएशन, या फिर जो आजकल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती है, बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जो इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन को आते हैं, जिसमें क्या होता है कि आपका ग्रेजुएशन और मास्टर्स दोनों साथ में हो रहे होते हैं, ठीक है। या फिर आपने अगेन सेक्शन ए और सेक्शन बी कवर किया है, क्लियर किया है एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, या फिर इसके अलावा एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, या फिर आपने ग्रेजुएट मेंबरशिप रहे हैं आप इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस विद 60%, ठीक है। तो 50% स्कूल में, 60% कॉलेज में, ये मैंडेटरी है यहाँ पे, ओके। ये आप देख सकते हैं कौन कौन से डिसिप्लिन है, आपने किन किन में बीटेक करे हो सकते हो आप, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपके पास में होने चाहिए आपके कॉलेज के दौरान में, एनी ऑफ दीज, ओके। अब बात करते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल के अंदर, सेम यहाँ पे भी यही चीज़ है, 50% विद फिजिक्स एंड मैथ्स एंड 60% इन योर बीटेक, ठीक है, इन योर इंटीग्रेटेड बीटेक और बीई, या फिर आपने इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स या एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से 60% के साथ में ये क्लियर किया हो। तो ये तो बात होगी टेक्निकल की। व्हाट अबाउट ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांचेस, यहाँ पे आपके 3 ऑप्शंस है, 3 जगह वैकेंसीज आई है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लॉजिस्टिक। इसमें अब वहाँ पे हम देख रहे थे कि 50% मार्क्स चाहिए टेक्निकल के अंदर इन 12th स्टैंडर्ड। यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी इंक्रीज हो गया, यहाँ पे मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए आपके 12th स्टैंडर्ड में भी एज वेल एज योर कॉलेज एज वेल, ठीक है। पास 10+2 एंड ग्रेजुएट डिग्री, मिनिमम 3 ईयर कोर्स तो होना चाहिए और 4 ईयर कोर्स भी हो सकता है इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद अ मिनिमम ऑफ 60%। स्कूल में भी 60%, कॉलेज में भी 60%, ठीक है। या फिर अगर आपके पास में नॉर्मल डिग्री नहीं है तो आपने सेक्शन ए और बी एग्जामिनेशन क्लियर किया हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स का, या फिर एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से, या फिर बेसिकली 60% आपके कॉलेज में भी मार्क्स होने चाहिए। तो ये बात होगी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉजिस्टिक की। एनी पर्सन बीएससी, बीबीए, बीकॉम, बीए, अगर आपके 60% मार्क्स है कॉलेज में, 60% मार्क्स है आपके अगर स्कूल के अंदर 12th के अंदर, और 12th भी आप किसी भी कर सकते हैं, कॉमर्स वाले बच्चे भी कर सकते हैं और आर्ट्स वाले बच्चे भी और साइंस वाले बच्चे भी, साइंस वाले बच्चे भी ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन अकाउंट्स ब्रांच, अकाउंट्स ब्रांच के लिए आपको अगेन स्कूल और कॉलेज दोनों में 60% मार्क्स होने चाहिए। अब आपने स्कूलिंग तो किसी से भी की हो सकती है, कोई भी ब्रांच के अंदर, कोई भी स्ट्रीम के अंदर, बट आपका जो कॉलेज होना चाहिए वो या फिर तो बीकॉम होना चाहिए मिनिमम 3 ईयर कोर्स, या फिर बीबीए होना चाहिए, या फिर एंड दैट टू विद स्पेशलाइजेशन इन फिनेंस, या फिर बीएमएस होना चाहिए अगेन फिनेंस, या फिर बैचलर्स ऑफ बिजनेस स्टडीज बीबीएस होना चाहिए अगेन इन फाइनेंस। और आपने अगर सीए, सीएमए, सीएस, सीएफए क्वालिफाई किया हो तो वो भी आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट बहुत सारे ऐसे बीएससी के ब्रांचेस होते हैं जिसमें आपके सेमेस्टर्स, हर सेमेस्टर में फिनेंस भी एक सब्जेक्ट होता है, तो आप उसके भी अगर आपने वो किया है तो भी आप अकाउंट्स ब्रांच के लिए एलिजिबल हैं। Remember that only those candidates who have given 12th standard as per 10+2 पैटर्न, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 10th स्टैंडर्ड तक आपने सीबीएसई, स्टेट बोर्ड या आईसीएसई से एग्जाम दिया बट आपने 11th और 12th को डिप्लोमा किया वगैरह वगैरह, वो एफकेट देने के लिए एलिजिबल नहीं है। यस, यहाँ पे एक एडिशनल बोनस है फॉर लॉ ग्रेजुएट्स। मैं आपको बता देती हूँ कि जो ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल है जिसमें हमने देखा एडमिनिस्ट्रेटिव, लॉजिस्टिक एंड अकाउंट्स ब्रांच, यहाँ पे 2 सीट्स जो है मेन एंड वेमेन कंबाइंड दी जा सकती है लॉ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को। तो ऑल दी एलएलबी ग्रेजुएट्स हेयर, ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है कि आपको जो है लीगल ड्यूटीज़ पे, अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है तो आपको लीगल ड्यूटीज़ पे भी डिप्लॉय किया जा सकता है आफ्टर योर कमीशनिंग। अगर आपका कॉलेज या स्कूल सीजीपीए सिस्टम के साथ चलता था, डू नॉट वेरी, आप 10 पॉइंट स्केल को मल्टीप्लाई करिए 10 से, वो परसेंटेज में आपकी आ जाती है। आप जैसे जाते हैं 9.5 के साथ एंड दैट लीड्स टू योर परसेंटेज, आप वो कर सकते हैं। उसके अलावा मान लीजिए अगर आप अपने फाइनल ईयर या फिर फाइनल सेमेस्टर में अगर आप पढ़ रहे हैं अपने कॉलेज के, तो क्या किया जाए।
रिमेंबर, आपने जितने भी आपके प्रीवियस 5 सेमेस्टर्स या 7 सेमेस्टर्स हैं या 4 सेमेस्टर, जो भी आपके प्रीवियस सेमेस्टर्स, उन सेमेस्टर्स में आपका कुल मिला के 60% मार्क्स होना चाहिए। इसके अलावा आपको एक एफिडेविट शो करना होगा कि आपकी जो ग्रेजुएशन है वो 30 नवंबर 2022 तक फिनिश हो जाएगी। ये आपको अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट अपने कॉलेज से बनवा के लेके जाना है, ये आपको वहाँ शो करना जरूरी है। सो ऑल द एस्पिरेंट्स इन देयर फाइनल ईयर ऑफ देयर कॉलेज ग्रेजुएशन कैन डेफिनेटली अपियर फॉर दिस एग्जाम। कैंडिडेट्स हु हैव फेल्ड द CPSS एग्जाम, वो ऑफ कोर्स दोबारा तो नहीं देंगे यहाँ पे CPSS, मतलब फ्लाइंग ब्रांच के लिए एलिजिबल नहीं, बट दे कैन डेफिनेटली अपियर फॉर ग्राउंड ड्यूटी। कैंडिडेट्स हु वर एडमिटेड टू एन अर्लियर कोर्स एट NDA या फिर IMA, AFA, but were removed on the grounds of indiscipline are again ineligible to apply here in AFCAT. कैंडिडेट जिनको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने डिबार किया हुआ है कि वो किसी भी डिफेंस सर्विसेज में फ्यूचर में सर्व नहीं करेंगे, वो भी AFCAT का एग्जाम नहीं दे सकते। कैंडिडेट जिनके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज है वो भी एलिजिबल नहीं है। चलिए बढ़ते हैं, क्या होने चाहिए फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड, बट ये जो है मैं आपको अपेंडिक्स A में करवाऊंगी, जो हमारा 3rd पार्ट में होगा। ओके, हाउ टू अप्लाई दिस अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू जब मैं आपको फॉर्म फिल करवाऊंगी, ठीक है। आई विल टेल यू एवरीथिंग देयर। ओके, सो यस, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे फॉर दिस पर्टिकुलर, यस। तो आफ्टर 28 जनवरी 2022 आपके फॉर्म एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। आप सब वेबसाइट जानते हैं, यहाँ पे टैप करिएगा और दिस विल टेक यू टू द वेबसाइट। आप वहाँ पे जाके अपना 1/2022 की जो साइकिल उस पर जाके अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, आपकी जो पिक्चर होनी चाहिए फॉर्म फिलिंग के दौरान वो 10 to 50 KB होना चाहिए, ठीक है। आप जब अपने पासपोर्ट साइज फोटो लगाते हैं, चाहे आपका सिग्नेचर है चाहे वो आपका थंब इम्प्रेशन है। ओके, ऑलराइट। एंड फॉर बॉयज रिमेंबर, फॉर एवरीवन एक्चुअली, यहाँ पे 250 आपकी नॉन रिफंडेबल फीस रहेगी। तो अगर आप एग्जाम दे भी नहीं रहे हैं तो आपको मिलेगा नहीं, ये 250 रुपये आपको पेमेंट करना है। ऑलराइट, यहाँ पे मैं थोड़ी सी एंट्री दे देती हूँ कि फुल नेम जो है आपका, जो 10th स्टैंडर्ड में जो आपका नेम है वही होना चाहिए। तो अगर मैं कहूँ कि 10th स्टैंडर्ड में अगर आपका सिर्फ और सिर्फ मेन जो आपका एक्चुअल नेम है, देयर इज नो सरनेम और मेडन नेम रिटर्न, तो आप अपना सिर्फ अब एग्जाम यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में भी अपना सिर्फ नाम लिखिएगा एज पर योर 10th मैट्रिकुलेशन, ठीक है। फादर्स नेम, अगर आपको ऐसा लगता है कि 10th स्टैंडर्ड में आपका स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है मार्कशीट पे, ठीक है, तो आप यहाँ पे अपना एक्चुअल नाम लिख सकते हैं, बट आपको एक एडिशनल एफिडेविट शो करना पड़ेगा कि देखिए मेरे एक्चुअल स्पेलिंग यही है। फादर्स नेम अल्फाबेट में मैक्सिमम 50 कैरेक्टर्स, मदर्स नेम मैक्सिमम 50 कैरेक्टर्स, ईमेल आईडी डालिएगा जो आप यूज़ करते हैं, जो कंटिन्यू है, जो एक्टिव है, नेशनैलिटी इंडियन, मोबाइल नंबर, सीक्रेट क्वेश्चन, सीक्रेट आंसर, कैप्चा डालिएगा। फिर आपने टाइप ऑफ एंट्री डिसाइड करके आप एफकेट के एग्जाम के थ्रू जा रहे हैं, एनसीसी एंट्री के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है। तो एनसीसी वाले जो डायरेक्टली जो लेट से एफकेट नहीं देना चाहते हो, जो डायरेक्टली अपीयर करेंगे, या फिर लग रहा है कि एफकेट शायद नहीं क्लियर होगा, एनसीसी का एग्जाम एनसीसी के थ्रू जाना चाहते हैं, तो वो भी इसमें जा सकते हैं, ठीक है। कैंडिडेट्स को अपना 10th पासिंग सर्टिफिकेट का अकॉर्डिंग नाम डालना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ईमेल एड्रेस, आप अपनी सेकेंडरी ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, ये मैं आपको फॉर्म फिलिंग करते हुए ज़रूर बताऊंगी। ऑलराइट, सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे एंड अगली क्लास में आपको कैसे फॉर्म फिल किया जाता है वो बताया जाएगा। मिलते हैं अब हमारी अगली वीडियो में।